जय हिंद प्यारे साथियों। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत बेहतर तरीके से कर रहे हो। आज हम बात करेंगे अग्निवीर प्रैक्टिस सेट 20 की बात करेंगे। इससे इससे पहले हम प्रैक्टिस सेट 1 से लेके 19 तक सॉल्व कर चुके हैं, जो कि हमारे यूट्यूब चैनल पर सभी अवेलेबल हैं। जाकर सभी लोग उन सभी को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे भाग 1 की बात करेंगे। तो भाग 1 में हम देखेंगे सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान का पहला जो हमारा प्रश्न है वो हमें दे रखा है, कह रहा है कि हॉर्नबिल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो हॉर्नबिल त्योहार हमें बताना है कि ये किस राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन ए हमें दे रखा है असम, ऑप्शन बी दे रखा है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी दे रखा है मिजोरम, ऑप्शन डी दे रखा है नागालैंड। तो हमें ये बताना है कि जो हॉर्नबिल जो त्योहार है ये निम्नलिखित में से कौन से राज्य में मनाया जाता है। तो हॉर्नबिल जो त्योहार है ये नागालैंड में मनाया जाता है। कहां पर मनाया जाता है? नागालैंड में मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, नागालैंड। नागालैंड की स्थापना दिवस पर जो मनाते हैं वो स्थापना दिवस के रूप में हम हॉर्नबिल त्योहार के लिए मनाते हैं। आगे चलेंगे तो आगे प्रश्न हमें दे रखा है, कह रहा है कि पीवी सिंधु किस खेल से संबंधित है। तो पीवी सिंधु हमें बताना है कि किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन ए हमें दे रखा है टेनिस, ऑप्शन बी हमें दे रखा है बैडमिंटन, ऑप्शन सी दे रखा है भारोत्तोलन, ऑप्शन डी हमें दे रखा है क्रिकेट। तो जो पीवी सिंधु हैं ये हमें बताना है कि किस खेल से संबंधित है। पीवी सिंधु जो है ये बैडमिंटन खेल से संबंधित हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बैडमिंटन। आगे चलेंगे तो आगे प्रश्न नंबर 3 हमें दे रखा है, कह रहा है कि भारतीय सेना की मध्य कमान का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो भारतीय सेना की मध्य कमान का हमें मुख्यालय बताना है कि कहां पर स्थित है। ऑप्शन ए हमें दे रखा है नागपुर, ऑप्शन बी हमें दे रखा है गांधीनगर, ऑप्शन सी हमें दे रखा है लखनऊ, ऑप्शन डी हमें दे रखा है बेंगलुरु। तो जो भारतीय सेना की मध्य कमान का जो मुख्यालय है वो कहां पर स्थित है? लखनऊ में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, लखनऊ। लखनऊ के लिए नवाबों का शहर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नवाबों का शहर। और जो लखनऊ है ये उत्तर प्रदेश की राजधानी है, यूपी की राजधानी। कहां पर है? तो लखनऊ में। आगे चलेंगे तो आगे प्रश्न नंबर 4 हमें दे रखा है, कह रहा है कि किस भारतीय राज्य को 5 नदियों की भूमि के रूप में भी जाना जाता है। तो हमें यह बताना है कि भारत के किस राज्य के लिए 5 नदियों की भूमि के रूप में जाना जाता है। तो भूमि के रूप में किसके लिए जाना जाता है? तो हमने सुना होगा पंजाब। पंजाब यानी पंजाब 5 नदियों के बीच में जो बसा हुआ राज्य है वो कौन सा है? पंजाब। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, पंजाब। आगे चलेंगे तो आगे प्रश्न नंबर 5 हमें दे रखा है, कह रहा है कि 31 मार्च 2024 तक भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे। तो हमें यह बताना है कि 31 मार्च 2024 तक भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य थे। तो मौलिक कर्तव्यों की अगर हम बात करेंगे तो कुल कितने मौलिक कर्तव्य थे? ऑप्शन ए हमें दे रखा है 11, ऑप्शन बी दे रखा है 10, ऑप्शन सी है 9, ऑप्शन डी हमें दे रखा है 6। मौलिक कर्तव्य जो हैं वो कितने थे? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 11। मौलिक कर्तव्यों की जो संख्या रही है वो कितनी रही है? 11 रही है अब तक। आगे चलेंगे तो आगे प्रश्न नंबर 6 हमें दे रखा है, कह रहा है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कितने थे। तो मौलिक अधिकार हमें बताना है कि कितने हैं। ऑप्शन ए हमें दे रखा है 6, ऑप्शन बी हमें दे रखा है 7, ऑप्शन सी हमें दे रखा है 9, ऑप्शन डी हमें दे रखा है 5। अगर हम मौलिक अधिकारों की बात करेंगे तो कुल मौलिक करते हैं, मौलिक जो अधिकार थे वो 7 थे, लेकिन एक संपत्ति का अधिकार हुआ करता था जिसे अब मौलिक अधिकार से हटाकर संवैधानिक अधिकार बना दिया है और आर्टिकल 301 में जोड़ दिया गया है। तो कुल जो मौलिक अधिकार हैं वो हमारे कुल कितने हैं? अब मौलिक अधिकार रहे हैं केवल 6। आगे चलेंगे तो आगे प्रश्न नंबर 7 हमें दे रखा है, कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार दूसरा सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है। तो जनगणना 2011 के अनुसार हमें यह बताना है कि दूसरा सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है। ऑप्शन ए हमें दे रखा महाराष्ट्र,
ऑप्शन बी दे रखा है कर्नाटक, ऑप्शन सी हमें दे रखा है मिजोरम, ऑप्शन डी दे रखा है केरल। अगर हम केरल की बात करेंगे तो ये सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है। सर्वाधिक सर्वाधिक अगर हम साक्षरता देखेंगे तो सर्वाधिक जो साक्षरता है वो किसकी है? केरल की है। लेकिन हमसे पूछा है कि दूसरे नंबर पर बताओ जो महिला साक्षरता दर सबसे ज्यादा है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, मिजोरम। मिजोरम राज्य की अगर बात करेंगे तो जनगणना 2011 के अनुसार यहाँ पर सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला राज्य है ये। आगे चलेंगे तो आगे प्रश्न नंबर 8 हमें दे रखा है, कह रहा है कि असहयोग आंदोलन कब वापस लिया गया? असहयोग आंदोलन हमें बताना है कि कब वापस ले लिया गया था। ऑप्शन ए हमें दे रखा है सितंबर 1925, ऑप्शन बी दे रखा है फरवरी 1922, ऑप्शन सी हमें दे रखा मई 1929, ऑप्शन डी दे रखा मार्च 1926। असहयोग जो आंदोलन था वो कब वापस ले लिया गया था? तो असहयोग आंदोलन जो था वो फरवरी 1922 में वापस ले लिया गया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे तो आगे प्रश्न नंबर 9 हमें दे रखा है, कह रहा है कि भारत के प्रथम सीडीएस कौन है? भारत के पहले सीडीएस हमें बताना है कि कौन है। ऑप्शन ए हमें दे रखा है राजीव कुमार, ऑप्शन बी हमें दे रखा है उपेंद्र द्विवेदी, ऑप्शन सी हमें दे रखा है अनिल चौहान, ऑप्शन डी हमें दे रखा है विपिन रावत। तो विपिन जो रावत हैं ये पहले सीडीएस हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इनकी एरोप्लेन दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई थी। और जो अनिल चौहान हैं ये सेकंड सीडीएस है। सेकंड सीडीएस जो है वो हमारे कौन है? अनिल चौहान है। लेकिन जो पहले सीडीएस थे वो कौन थे? विपिन रावत थे। आगे चलेंगे तो आगे प्रश्न नंबर 10 हमें दे रखा है, कह रहा है कि मैं नास्तिक क्यों हूं? यह पुस्तक किसकी है? मैं नास्तिक क्यों हूं ये एक पुस्तक है और हमें ये बताना है ये पुस्तक जो है वो किसकी है। ऑप्शन ए हमें दे रखा है बी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन बी हमें दे रखा है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी हमें दे रखा है भगत सिंह, ऑप्शन डी हमें दे रखा है ज्योतिराव फुले। तो मैं नास्तिक क्यों हूं जो ये पुस्तक है ये किसकी है? भगत सिंह की है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, भगत सिंह। आगे चलेंगे तो आगे प्रश्न नंबर 11 हमें दे रखा है, कह रहा है कि 1773 से 1785 तक ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? यानी अगर हम बात करेंगे कि 1773 से लेकर 1785 तक ब्रिटिश भारत, यानी कि जब हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था या ब्रिटेन का जब गुलाम था तब भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन ए हमें दे रखा है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी हमें दे रखा है वॉरेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन सी हमें दे रखा है सर जॉन सेयर, ऑप्शन डी हमें दे रखा है लॉर्ड वेलेस्ली। तो जो 1773 से लेकर 1785 तक जो ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल जो थे वो कौन थे? तो वॉरेन हेस्टिंग थे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे तो आगे प्रश्न नंबर 12 हमें दे रखा है, कह रहा है कि विनेश फोगाट किस खेल से संबंधित है? तो विनेश फोगाट हमें बताना है कि निम्नलिखित में से कौन से खेल से संबंधित है। ऑप्शन ए हमें दे रखा है कुश्ती, ऑप्शन बी दे रखा है मुक्केबाजी, ऑप्शन सी दे रखा है निशानेबाजी, ऑप्शन डी हमें दे रखा है हॉकी। तो जो विनेश फोगाट जो है ये कौन से खेल से संबंधित है? तो ये कुश्ती से संबंधित है। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कुश्ती। आगे चलेंगे तो आगे प्रश्न नंबर 13 हमें दे रखा है, कह रहा है कि भारत का कौन सा द्वीप समूह इसके दक्षिण पूर्व में स्थित है? भारत का कौन सा द्वीप समूह जो है जिसके हम दक्षिण पूर्व में स्थित है? ऑप्शन ए हमें दे रखा है दमन द्वीप, ऑप्शन बी हमें दे रखा है लक्षद्वीप, ऑप्शन सी हमें दे रखा है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन डी हमें दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो भारत का कौन सा द्वीप समूह इसके दक्षिण पूर्व में है, यानी भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सा द्वीप समूह है? तो हमारा जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है ये भारत के दक्षिण पूर्व में स्थित है। आगे चलेंगे तो आगे प्रश्न नंबर 14 हमें दे रखा है, कह रहा है कि भारत में बैंकों को नियंत्रित करने वाली संस्था बैंक कौन सी है? यानी बैंकों पर जो नियंत्रण करती है
या नियंत्रित जो करती है वो कौन सी बैंक है? ऑप्शन ए हमें दे रखा है एसबीआई, ऑप्शन बी हमें दे रखा है एचडीएफसी, ऑप्शन सी हमें दे रखा है आरबीआई, ऑप्शन डी हमें दे रखा है आईसीआई बैंक। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आरबीआई हो जाएगा। इसे बैंकों का बैंक बोला जाता है। आरबीआई जो है ये क्या करता है? बैंकों के लिए लोन इशू करता है। आगे चलेंगे तो आगे प्रश्न नंबर 15 हमें दे रखा है, कह रहा है कि भाखड़ा नागला बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए हमें दे रखा है रावी नदी, ऑप्शन बी दे रखा है चेनाब, ऑप्शन सी हमें दे रखा है चेनाब, ऑप्शन बी हमें दे रखा है झेलम, ऑप्शन डी हमें दे रखा है सतलज। तो हमें भाखड़ा नागला बांध बताना है कि कौन सी नदी पर स्थित है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सतलुज। सतलुज नदी पर कौन सा बांध है? तो भाखड़ा नागला बांध जो है वो कौन सी नदी पर है? सतलज पर है। आगे चलेंगे तो आगे भाग यहाँ से दूसरा स्टार्ट हो जाता है, भाग 2, और यहाँ पर हम देखेंगे सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान की हम बात करेंगे तो कह रहा है कि किसके संचय के कारण मांसपेशियों में थकान आ जाती है? यानी किसके संचय के कारण हमारी मांसपेशियों में थकान आ जाती है? ऑप्शन ए हमें दे रखा है कोलेस्ट्रॉल, ऑप्शन बी हमें दे रखा है लैक्टिकम, ऑप्शन सी हमें दे रखा है लिपोइक अम्ल, ऑप्शन डी हमें दे रखा है ट्राइग्लिसराइड्स। तो जो मांसपेशियों में जो थकान आती है वो किसके कारण आती है? कोलेस्ट्रॉल के संचय के कारण आती है। यानी अगर हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की अगर मात्रा बढ़ जाएगी तो मांसपेशियों में थकान रहेगी। आगे चलेंगे तो आगे प्रश्न नंबर 17 हमें दे रखा है, कह रहा है कि एक ट्रेन को रोकने के लिए एक ही मंदक बल लागू किया जाता है, यदि गति दोगुनी हो जाती है तो दूसरी कितनी होगी? ऑप्शन ए हमें दे रखा है एक समान होगी, ऑप्शन बी दे रखा है दोगुनी होगी, ऑप्शन सी हमें दे रखा है आधी होगी, ऑप्शन डी हमें दे रखा है 4 गुनी। तो एक ट्रेन को रोकने के लिए एक ही मंदक बल की बल लागू किया जाता है, तो यदि गति दोगुनी हो जाती है तो दूसरी दूरी कितनी होगी? तो दूरी अगर होगी तो दूरी कितनी हो जाएगी? 4 गुनी हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे तो आगे प्रश्न नंबर 18 हमें दे रखा है, कह रहा है कि कच्चे फलों को पकाने में सहायक गैस कौन सी? यानी जो कच्चे फल होते हैं उनको पकाने के लिए हम कौन सी गैस का उपयोग करते हैं? तो फलों को पकाने के लिए हमें बताना है। ऑप्शन ए हमें दे रखा है एथेन, ऑप्शन बी हमें दे रखा है मेथेन, ऑप्शन सी दे रखा है ऑक्सीजन, ऑप्शन डी दे रखा है एथिलीन। तो हम जो फलों को पकाने के लिए जो उपयोग करते हैं वो कौन सी गैस का करते हैं? तो एथिलीन का उपयोग करते हैं फलों को पकाने के लिए। आगे चलेंगे तो आगे प्रश्न नंबर 19 हमें दे रखा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि रोधक हार्मोन्स है? तो वृद्धि रोधक हमें हार्मोन्स बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शन ए हमें दे रखा है सोमेटोस्टेटिन, ऑप्शन बी हमें दे रखा है गोनेडोट्रोफिन स्रावी हार्मोन, ऑप्शन बी हमें दे रखा, ऑप्शन सी दे रखा है ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन डी हमें दे रखा है वैसोप्रेसिन। तो इसका जो सही आंसर होगा प्रश्न नंबर 19 का वो क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे चलेंगे तो आगे प्रश्न नंबर 20 हमें दे रखा है, कह रहा है विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज का उपयोग क्यों होता है? यानी कि जो विद्युत परिपथ होते हैं उसमें हमें ये बताना है कि उसमें जो हम यूज करते हैं फ्यूज तार का उपयोग हम क्यों करते हैं। ऑप्शन ए हमें दे रखा है विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए, यानी कि जो विद्युत ऊर्जा है उसे प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए हम क्या करते हैं? फ्यूज का उपयोग करते हैं। तो ये बिल्कुल गलत आंसर हो जाएगा, ये नहीं। आगे चलेंगे तो आगे हमें दे रखा है परिपथ में विद्युत ऊर्जा की खपत को कम करने के लिए क्या हम फ्यूज तार का उपयोग जो करते हैं वो विद्युत परिपथ में धारा को कम यूज करने के लिए करते हैं? तो इसका बिल्कुल दूसरा आंसर गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमें दे रखा है विद्युत परिपथ को बंद करने या खोलने के लिए, तो ये भी बिल्कुल गलत है। तो विद्युत परिपथ को अतिरिक्त विद्युत धारा से बचाने के लिए, यानी कि जो हमारे विद्युत परिपथ होते हैं उसमें ज्यादा विद्युत धारा प्रवाहित ना हो पाए
उसके लिए हम किसका उपयोग करते हैं, फ्यूज तार का उपयोग करते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विद्युत परिपथ को अतिरिक्त विद्युत धारा से बचाने के लिए। आगे चलेंगे तो आगे प्रश्न नंबर 21 हमें दे रखा है, कह रहा है कि कोशिका की कौन सी विशेषता कोशिका के अंदर और बाहर कुछ सामग्रियों के प्रवेश और बाहर निकलने की अनुमति देती है। ऑप्शन ए हमें दे रखा है कोशिका द्रव, ऑप्शन बी हमें दे रखा है जीव द्रव, ऑप्शन सी हमें दे रखा है कोशिका भित्ति, ऑप्शन डी हमें दे रखा है प्लाज्मा झिल्ली। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, प्लाज्मा झिल्ली। आगे चलेंगे तो आगे प्रश्न हमें 22 दे रखा है और हमसे पूछा है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट निम्न में से किससे बना होता है। यानी कि हमें बताना है कि निम्नलिखित में से जो 10 रुपए वाले जो बल्ब आते हैं उसका जो फिलामेंट होता है, तंतु जो होता है, वो कौन सी धातु का बना होता है। ऑप्शन ए हमें दे रखा है टंगस्टन, ऑप्शन बी हमें दे रखा है तांबा, ऑप्शन सी दे रखा है लेड, ऑप्शन डी हमें दे रखा है एल्यूमिनियम। तो जो फिलामेंट जो बना होता है वो कौन सी धातु का होता है, टंगस्टन का होता है। ऐसी अगर हम बात करेंगे विद्युत हीटर में अगर हम बात करेंगे, विद्युत हीटर की जो सभी लोगों ने स्प्रिंग देखी होगी, विद्युत हीटर में एक तार लगा रहता है, वो किसका होता है, वो नाइक्रोम का होता है। किसका होता है, नाइक्रोम, या उसे भी हम टंगस्टन का लगा सकते हैं। तो अगर पूछा जाएगा कि विद्युत हीटर में जो तार होता है वो किसका होता है, नाइक्रोम का होता है। तो हमारा जो विद्युत बल्ब है इसका जो फिलामेंट बना होता है वो टंगस्टन धातु का बना होता है। टंगस्टन धातु का क्यों बना होता है, क्योंकि इसका जो गलनांक होता है ये उच्च होता है। अगर ज्यादा विद्युत धारा आएगी फिर भी ये आसानी से फ्यूज नहीं होगा। आगे चलेंगे तो आगे प्रश्न नंबर 23 हमें दे रखा है, कह रहा है कि संयोजी ऊतक की निम्नलिखित कोशिका में से कौन सी कोशिका हिस्टामिन का स्राव करती है। तो हमें यह बतानी है कि हिस्टामिन का स्राव करने वाली कौन सी है। ऑप्शन ए हमें दे रखा है मैक्रोफेज, ऑप्शन बी हमें दे रखा है एंडीफोज कोशिकाएं, ऑप्शन सी हमें दे रखा है मास्ट कोशिकाएं, ऑप्शन डी हमें दे रखा है फाइब्रोब्लास्ट कोशिकाएं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फाइब्रोब्लास्ट कोशिकाएं जो होती है ये संयोजी ऊतक की निम्नलिखित कोशिकाओं में से कौन सी कोशिका का हिस्टामिन का स्रावित करती है, तो ये हिस्टामिन का स्रावित करती है। आगे चलेंगे तो आगे प्रश्न नंबर 24 हमें दे रखा है, कह रहा है जब कोई वस्तु समय के समान अंतराल में समान दूरी की यात्रा करती है तो यह गति के साथ चलती है। क्या चलती है। ऑप्शन ए हमें दे रखा है रैखिक, ऑप्शन बी दे रखा है स्थानांतरीय, ऑप्शन सी हमें दे रखा है एक समान, ऑप्शन डी हमें दे रखा है असमान। तो हमें यह बताना है कि इसका जो सही आंसर होगा प्रश्न नंबर 24 का वो क्या हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, एक समान। आगे चलेंगे तो आगे प्रश्न नंबर 25 हमें दे रखा है, कह रहा है कि फल निम्नलिखित में से किस पुष्प भाग से विकसित होता है। तो हमें यह बताना है कि जो फल है वो पुष्प के किस भाग से विकसित होता है। ऑप्शन ए हमें दे रखा है उमंग, ऑप्शन बी हमें दे रखा है वर्तिकाग्र, ऑप्शन सी हमें दे रखा है अंडाशय, ऑप्शन डी हमें दे रखा है बीजांड। तो हमें फल निम्नलिखित में से किस पुष्प के भाग से विकसित होता है। हमें यह बताना है कि जो फल है वो पुष्प के कौन से भाग से बनता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा अंडाशय। कहां से बनता है, अंडाशय से विकसित होता है। प्रश्न नंबर 26 हमें दे रखा है, कह रहा है कि प्लैंक का नियम खाली जगह विकिरण के स्पेक्ट्रम का वर्णन करता है। ऑप्शन ए हमें दे रखा है व्हाइट बॉडी, ऑप्शन बी हमें दे रखा है ग्रे बॉडी, ऑप्शन सी दे रखा है ब्लैक बॉडी, ऑप्शन डी हमें दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो प्लैंक का जो नियम है वो विकिरण के स्पेक्ट्रम का वर्णन करता है। तो कौन से क्या करता है, तो ब्लैक बॉडी का करता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ब्लैक बॉडी। आगे चलेंगे तो आगे प्रश्न नंबर 27 हमें दे रखा है, कह रहा है कि तांबे का गलनांक
खाली जगह होता है। ताबे का हमें गलनांक बताना है कि कितने डिग्री सेल्सियस होता है। अगर जो तांबा है सीयू सीयू को हम कितना गर्म करेंगे तो उस गर्माहट पे वो पिघल जाएगा। ऑप्शन ए हमें दे रखा है 1038 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी हमें दे रखा है 1085 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी हमें दे रखा है 100 डिग्री सेल्सियस और ऑप्शन डी दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तांबे का जो गलनांक होता है वो 1085 डिग्री सेल्सियस होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे तो आगे प्रश्न हमें दे रखा है, कह रहा है कि लोहे को जंग से बचाने के लिए जिंक का उपयोग किया जाता है, क्यों? क्योंकि जिंक है, जिंक क्या है? लोहे की तुलना में अधिक विद्युत ऋणात्मक होती है। ऑप्शन बी हमें दे रखा है लोहे से सस्ता होता है। ऑप्शन सी दे रखा है एक नीली श्वेत धातु होती है। ऑप्शन डी हमें दे रखा है ऊष्मा और विद्युत का अच्छा संवाहक है। इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? तो प्रश्न नंबर 28 का हम आंसर देखेंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो लोहे की तुलना में ये कैसी होती है? अधिक विद्युत ऋणात्मक होती है। यहाँ पर ऋणात्मक होना चाहिए, यानी कि इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे चलेंगे तो आगे प्रश्न नंबर 29 हमें दे रखा है, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है? कार्बोहाइड्रेट का हमें स्रोत बताना है कि इनमें से कौन सा है। ऑप्शन ए हमें दे रखा है आलू, ऑप्शन बी हमें दे रखा है टमाटर, ऑप्शन सी हमें दे रखा है मछली, ऑप्शन डी दे रखा है मूंगफली। तो कार्बोहाइड्रेट का हमें सबसे अच्छा स्रोत बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा है। कार्बोहाइड्रेट जो होता है ये हमारे शरीर के लिए ऊर्जा प्रदान करने में सहायक होता है। तो सबसे ज्यादा जो कार्बोहाइड्रेट मिलता है वो हमें किससे मिलता है? आलू से मिलता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे तो आगे प्रश्न नंबर 30 हमें दे रखा है, कह रहा है कि पीवी स्थिरांक किसका नियम है? पीवी स्थिरांक जो है ये किसका नियम है? ऑप्शन ए हमें दे रखा है ओम का नियम है, ऑप्शन बी दे रखा है वॉयस का नियम है, वॉयल का नियम है, ऑप्शन सी हमें दे रखा है न्यूटन का नियम है, ऑप्शन डी दे रखा है स्नेल का नियम है। यानी कि पीवी स्थिरांक जो है ये किसका नियम है? यानी प्रश्न नंबर 30 का जो हमारा सही आंसर होगा वो वॉयल का नियम है। ये किसका नियम है? वॉयल का नियम है। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे भाग 3 और भाग 3 में हम देखेंगे गणित। कह रहा है किसी त्रिभुज के कोण x, x, x हो तो x का मान बताओ कितना होगा। यानी त्रिभुज के तीनों कोण अगर बराबर हैं तो तीनों कोण जब बराबर हैं तो त्रिभुज का एक कोण कितना होगा। तो हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो मान होता है वो 180 अंश होता है। अगर तीनों कोण बराबर हैं तो x बराबर कितना हो जाएगा? 60 अंश हो जाएगा। तो तीनों कोणों को अगर हम जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 180 अंश आ जाएगा। तो हमारा यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 60 अंश। आगे चलेंगे तो कह रहा है कि 1/5 को प्रतिशत में बदल लिए। अब देखो हमें भिन्न दे रखी है और भिन्न से हमें प्रतिशत बनाना है तो हम क्या करते हैं? 100 से गुणा कर देते हैं। 20 पंजे 100, यानी कितने बार में कट जाएगा? 20 बार में कट जाएगा। यानी 1/5 की जो प्रतिशत होती है वो कितनी होती है? 20% होती है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 20%। आगे चलेंगे तो आगे प्रश्न नंबर 33 हमें दे रखा है, कह रहा है कि 40 और 60 का अनुपात बताओ कितना होगा। 40 और 60 का हमें अनुपात बताना है कि इनका अनुपात कितना होगा। तो अगर हम 20 से काटेंगे, 20 दूनी 40 और 20 तिया 60, तो जो सही अनुपात होगा वो कितना हो जाएगा? 2:3 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 2:3। आगे चलेंगे तो आगे प्रश्न नंबर 34 हमें दे रखा है, कह रहा है कि 2 और 6 का मासा बताओ क्या होगा। तो मासा की परिभाषा क्या कहती है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को पूर्ण विभाजित करे। यानी 2 को और 6 को विभाजित करने वाली संख्या देखो इनमें से कौन सी है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आगे चलेंगे तो आगे प्रश्न नंबर 35 हमें दे रखा है, कह रहा है कि दो संख्याएं 9:2 है, 2 के अनुपात में है तो छोटी संख्या 160 है, तो बड़ी संख्या बताओ। यानी कि जो दो संख्या दे रखी है हमें वो 9:2 के अनुपात में दे रखी है।
छोटी संख्या है वो 160 है। 160 जो है वो 2 का मान है, तो हमें बड़ी संख्या चाहिए, तो 9 से गुणा कर देंगे। 2 से अगर काटोगे तो ये कितने बार में कट जाएगा? 80 बार में कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 80 गुणा 9, यानी 9 अट्ठे 72, यानी 720 हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो बड़ी जो संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी? 720, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे तो आगे प्रश्न नंबर 36 हमें दे रखा है। प्रश्न नंबर 36 हमें दे रखा है, कह रहा है कि 92, 58, 83, 67, 75 का औसत बताओ क्या होगा। तो औसत बराबर क्या होता है? तो औसत बराबर होता है पदों का योग, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो नीचे हम लिखेंगे पदों की संख्या। तो योग करेंगे तो 92 प्लस 58 प्लस 83 प्लस 67 प्लस 75, और बटे में हम कितना लगा देंगे? तो 1 2 3 4 5, बटे में हम लगा देंगे 5। सभी को ऐड कर लो तो 5 और 7 12, 12 और 3 15, 15 और 8, 15 8 23, 23 और 2 23 और 2 25, 25 के 5 हासिल के हो जाएंगे 2, 7 और 2 9, 9 और 6 15, 15 और 8 23, 23 और 5 28, 28 और 9 37, कितना हो जाएगा? 37। अगर हम सभी को जोड़ेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 375, और बटे में कितने हैं? 5। 5 से अगर यहाँ पर हम भाग करेंगे तो 5 सत्ते 35, बच गया 2, 55 25, यानी कि जो सही औसत होगा वो कितना आ जाएगा? 75 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 75। अगर हम 92, 58, 83, 67, 75 का अगर औसत देखेंगे तो जो हमारा औसत होगा वो 75 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 37, कह रहा है किसी गाड़ी की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 1800 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो 1800 किलोमीटर की हमें दूरी बताना है कि ये कितने समय में तय करेगा। तो समय बराबर क्या होता है? तो समय बराबर जो सूत्र होता है वो होता है समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। तो दूरी देखेंगे, दूरी हमें दे रखी है 1800 किलोमीटर, और जो चाल दे रखी है वो हमें दे रखी है 45। अगर 45 से अगर ये काटोगे तो क्या बार में कट जाएगा? 45 से अगर इसे काटेंगे तो ये पूरा पूरा 40 बार में कट जाएगा, यानी कि 40 घंटे में ये दूरी तय कर लेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 40 घंटे। आगे चलेंगे तो आगे प्रश्न नंबर 38 हमें दे रखा है, कह रहा है कि किसी त्रिभुज का परिमाप 27 है, भुजाओं का अनुपात हमें 2:3:4 है, तो छोटी भुजा बताओ क्या होगा। यानी कि जो 27 हमें जो दे रखा है परिमाप, परिमाप का मतलब होता है परिधि की माप। तो तीनों भुजाओं का जो अनुपात दे रखा है वो ये दे रखा है 2:3:4, तो इन सभी को जोड़ लो, ये कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। यानी कि जो 27 वैल्यू दे रखी है वो हमें 9 की दे रखी है, और हमसे सबसे छोटी भुजा पूछी है, तो सबसे छोटी भुजा क्या हो जाएगी? 2। इसमें हम 2 से गुणा करेंगे तो सबसे छोटी भुजा आ जाएगी। अगर हम 9 से काटेंगे तो 9 3 27, और 3 की और 2 की गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 6। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 6, यानी सबसे छोटी भुजा जो होगी वो कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। ऐसे ही आगे चलेंगे तो आगे प्रश्न नंबर 39 हमें दे रखा है, कह रहा है 2 क्रमागत संख्याओं का योग 61 है, तो छोटी संख्या बताओ क्या होगी। यानी क्रमागत संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जिनके बीच का जो अंतर 1 होता है, या लगातार आने वाली जो संख्या होती है वो क्रमागत संख्या कहलाती है। अगर पहली संख्या अगर x है तो दूसरी संख्या x+1 हो जाएगी, यानी दोनों संख्याओं के बीच में जो अंतर होगा वो 1 का अंतर होगा। तो हमसे कह रहा है कि दोनों संख्याओं का जो योग है वो दोनों संख्याओं का योग कितना है? 61 है। अगर जोड़ेंगे हम x और x कितना हो जाएगा? 2x+1 बराबर हमें 61 दे रखा है। हमें x का मान निकालना है, 1 को हटाना पड़ेगा, 1 को अगर इधर लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो 2x बराबर हमारे पास आ जाएगा 60। अगर हम x का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 60/2, और 2 से अगर भाग करोगे तो क्या बार जाएगा? 30 बार, यानी x का मान आ जाएगा 30। यानी जो छोटी क्रमागत संख्या है वो कितनी हो जाएगी? 30 हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे तो आगे प्रश्न नंबर 40 हमें दे रखा है, कह रहा है 15, 25, 35 का औसत बताओ क्या होगा।
तो औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर पदों का योग, पदों का योग बटे पदों की संख्या। नीचे हम लिखते हैं पदों की संख्या, योग करेंगे तो योग कितना हो जाएगा 15 + 25 + 35, और बटे में कुल हम कितना लिखेंगे, कुल कितनी संख्या है, 3 है, 1 2 3, तो बटे में हम लिख देंगे 3। यहां अगर सभी को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 75, और बटे में कितना लगा देंगे 3। 3 से अगर डिवाइड करोगे 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, यानी कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 25। आगे चलेंगे तो आगे हमें प्रश्न नंबर 41 दे रखा है और हमसे 11 का वर्ग पूछ रहा है। वर्ग का अगर मतलब देखेंगे तो वर्ग का मतलब होता है किसी की घात 2। अगर किसी की घात 2 लिखी है तो उसे में हम गुणा में 2 बार लिख लेते हैं। उसी प्रकार से अगर किसी की घात 3 लिखी है तो उसे गुणा में हम 3 बार लिख लेते हैं, x गुणा x गुणा x। अगर किसी की घात 4 लिखी हुई है तो उसे हम गुणा में 4 बार लिखेंगे, x गुणा x गुणा x। लेकिन हमसे यहाँ पर पूछा है कि 11 का स्क्वायर बताओ, यानी 11 का हमें वर्ग बताना है, तो 11 की घात 2 लगाना पड़ेगा। 2 अगर लगा है तो गुणा में से 2 बार लिखेंगे। 11 की गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 121, यानी 11 का जो वर्ग होता है वो कितना होता है 121 होता है। ऑप्शन नंबर, चलिए हम देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 42 कह रहा है कि एक टंकी में 400 लीटर पानी है, 100 लीटर पानी और डालने पर वह पूरी भर जाती है, तो पहले उसमें कितना प्रतिशत पानी था। यानी एक टंकी है उसमें 400 लीटर पानी, अगर 100 लीटर पानी अगर हम और डालते हैं तो टंकी पूरी भर जाती है। तो टंकी की जो कुल क्षमता है वो कितनी है, 500 लीटर है। तो टंकी की कुल जो क्षमता है वो 500 लीटर है। तो हमें ये बताना है कि पहले कितने प्रतिशत पानी था, यानी 400 लीटर का पानी था 500 में से। अगर हम गुणा 100 कर देंगे तो यहाँ पर कुल मात्रा निकल के आ जाएगी, कुल प्रतिशत निकल के आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो काट सकते हैं, 5 से काटेंगे तो ये क्या बार में कट जाएगा 20। 20 की और 40 की गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 80%। यानी पहले टंकी में जो पानी था वो कितना था, 80% था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 80%। आगे चलेंगे तो आगे प्रश्न नंबर 43 हमें दे रखा है, कह रहा है कि 0.34 प्लस 0.45 प्लस 1.45 का मान क्या होगा। तो सीधी सी बात है, इन्हें हम जोड़ लेते हैं। 0.45, फिर हमें दे रखा है 0.45, फिर हमें दे रखा है 1.45। इन सभी के लिए जोड़ लो, 14 के 4 हासिल का 1, 4 और 4 8 और 4 12 के 2 हासिल का 1, ये कितना हो जाएगा 2। यानी इसका जो सही आंसर होगा वो 2.24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2.24, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे तो आगे कह रहा है कि 15,525 में अगर हम 5 से भाग करेंगे तो सही आंसर क्या आएगा। 5 से अगर भाग करेंगे तो 5 एकन 5, 5 से काटेंगे 5 तिया 15, 5 एकन 5, ना जाने का 0, 5 25, यानी कितना आ जाएगा 3,105। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 3,105। आगे चलेंगे तो आगे प्रश्न नंबर 45 हमें दे रखा है, कह रहा है कि 3 और 5 का लासा बताओ क्या होगा। तो लासा की परिभाषा कहती है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं को पूर्ण विभाजित करे। यानी ऐसी हमें संख्या बतानी है जो यहाँ पर लासा की परिभाषा कहती है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से पूर्ण विभाजित हो। तो 3 और 5 से कटने वाली यहाँ पर हम छोटी से छोटी संख्या देखेंगे तो यहाँ पर हमें ऑप्शन नंबर डी अगर देखेंगे सबसे छोटा है। ना तो ये संख्या जो है ना तो 3 से कटेगी ना 5 से कटेगी, तो ऑप्शन डी हमारा कट जाएगा। 5 की अगर हम बात करेंगे 5 से तो कटेगा लेकिन 3 से नहीं कटेगा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। 15 अगर हम चेक करते हैं तो 15 3 से भी कटेगा 5 से भी कटेगा, तो जो हमारा सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 15। अगर 3 और 5 का अगर हम लासा निकालेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 15 निकल के आ जाएगा। आगे हम भाग 4 देखते हैं और भाग 4 में हम देखेंगे तर्क शक्ति यानी कि रीजनिंग देखेंगे। कह रहा है रोहित किसी कंपटीशन में ऊपर से 15वें रैंक पर है और नीचे से 11वीं रैंक पर है, बताइए कितने बच्चों ने कंपटीशन में भाग लिया। तो देखो अगर हम ऊपर से देखेंगे, ऊपर से उसकी जो रैंक है वो कितनी है 15वीं रैंक पर है।
अगर नीचे से देखेंगे तो नीचे से कौन सी रैंक पर है, नीचे से 11वीं रैंक पर है। तो हमें यह बताना है कि कुल कितनी संख्या है। तो कुल संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर और नीचे के लिए जोड़ लेंगे और उसमें से एक माइनस कर देंगे, तो कंपटीशन में कुल लोगों की संख्या निकल के आ जाएगी। 26 माइनस 1, 26 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 25। यानी कंपटीशन में जो भाग लिया है वो कुल 25 लोगों ने भाग लिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 25। आगे चलेंगे तो आगे कह रहा है कि अनुक्रम को पूरा करो। इस अनुक्रम को हमें पूरा करना है। एन देखेंगे यहाँ 14 नंबर, पी देखेंगे 16 नंबर, एक्स देखेंगे 24 नंबर, एल आता है 12 नंबर, क्यू आता है 17 नंबर, डब्ल्यू आता है 23 नंबर, जे आता है 10 नंबर, आर आता है 18 नंबर, वी आता है 22 नंबर। तो आगे हमें बताना है कि क्या आएगा। देखो यहाँ 14 से 12 पर गए यानी कि 2 माइनस किया होगा, 16 से 17 पर गए 1 जोड़ा होगा, 24 से 23 पर जा रहे हैं 1 घटाया होगा। ऐसे यहाँ पर देख रहे हैं कि 12 से 10 पर गए 2 माइनस किया होगा, 17 से 18 पर जा रहे हैं 1 प्लस किया होगा, 23 से 22 पर जा रहे हैं 1 माइनस किया होगा। यानी कि पैटर्न हमें समझ में आ जाता है, पहले हम 2 माइनस कर रहे हैं, फिर 1 जोड़ रहे हैं, फिर 1 माइनस कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से हम देखेंगे कि जे आर बी, इसके आगे वाला जो आने वाला है वो क्या होगा, जे 10 नंबर, आर 18 नंबर, वी 22 नंबर। पहले हम 2 माइनस करके लिखेंगे तो 8 आ जाएगा, फिर 1 जोड़ के लिखेंगे तो 19 आ जाएगा, फिर 1 माइनस करके लिखेंगे तो 21 आ जाएगा। 8 नंबर पर आ जाता है एच, 19 नंबर पर आ जाता है एस और 21 नंबर पर आ जाता है यू। तो जो सही आने वाला, जो आगे आने वाले जो देखिए, जो इसका सही आंसर होगा वो एच एस यू, यानी ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, एच एस यू। यानी कि इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे चलेंगे तो आगे कह रहा है कि ए वाई एस को ये लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में ये बताओ कि वी वाई एस के लिए क्या लिखा जाएगा। यानी ए वाई एस को लिखा जाता है वी ए टी। तो हमें ये बताना है कि वी वाई एस को क्या लिखा जाएगा। तो ए आता है 1 नंबर, वाई आता है 25 नंबर, एस आता है 19 नंबर, वी आता है यहाँ पर 2 नंबर, वाई आता है 25 नंबर, एस आता है 19 नंबर। तो देखेंगे बी यहाँ पर आता है 2 नंबर, ये 1 नंबर और ये 20 नंबर। तो यहाँ पर 1 से 2 पर जा रहे हैं यानी कि एड 1 जोड़ा होगा, 25 से 1 पर जा रहे हैं यानी कि 2 जोड़ा होगा, 19 से 20 पर जा रहे हैं यानी कि 1 जोड़ा होगा। यानी पैटर्न हमें मालूम पड़ गया, पहले 1 जोड़ा, फिर 2 जोड़ा, फिर 1 जोड़ा। तो अगर हम यहाँ पर अगर 1 जोड़ेंगे इसमें तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। फिर अगर हम 2 जोड़ेंगे तो 2 जोड़ने पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 19 में अगर 1 जोड़ेंगे तो 20 आ जाएगा। 3 नंबर पर आ जाता है सी, 1 नंबर पर आ जाता है ए और 20 नंबर पर आ जाता है टी। तो जो वर्ड बनेगा वो क्या बनेगा, कैट बनेगा। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सी ए टी। आगे चलेंगे तो आगे प्रश्न नंबर 49 हमें दे रखा है, कह रहा है यदि किसी कोड भाषा में क्लॉक को ये लिखा जाता है तो ये बताओ कि उसी कोड भाषा में एच टी ई टी एस के लिए क्या लिखा जाएगा। देखो सी एल ओ सी के, क्लॉक का लिखा जाता है सी के सी ओ एल सी। तो हमें ये बताना है कि एच टी ई टी एस के लिए क्या लिखा जाएगा। तो देखेंगे कि वही जो लेटर है वही आगे पीछे करके इसने लिख दिए हैं। ये जो सबसे लास्ट में था उसे बाद में, ये जो सबसे लास्ट में था उसे सबसे पहले, फिर जो उसके बाद, फिर इस तरह से लिख दिया है। तो ऐसे अगर यहाँ पर हम लिखेंगे तो सबसे लास्ट में एस आ रहा है, उसके बाद पी, उसके बाद ई, उसके बाद टी और सबसे लास्ट में लगा देंगे एस। यानी कि एस टी ई टी एस, एस पी टी ई, ये भी नहीं होगा, यानी एस पी ई टी एस, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर होता है। आगे चलेंगे तो आगे प्रश्न नंबर 50 हमें दे रखा है, कह रहा है कि संख्या श्रृंखला का अगला पद ज्ञात करें, क्या होगा। यानी कि 10 से 16 आया, 16 21 आया, 21 से 25 आया, यानी 10 से 16 पे जाने के लिए 6 जोड़ा होगा, 16 से 21 पर जाने के लिए 5 जोड़ा होगा और 21 से 24 पर जाने के 21 से 25 पर जाने के लिए 4 जोड़ा होगा। ऐसे यहाँ पर अगर हम देखेंगे
तो आगे क्या कर रहे हैं कि अंतर में भी एक एक का अंतर करके चल रहे हैं, तो ऐसे आगे जोड़ा होगा तो कितना जोड़ा होगा 3। 25 में अगर हम 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 28, यानी कि आगे आने वाला जो पद होगा वो कितना होगा 28 होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं सभी लोगों के लिए बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इससे आगे हम प्रैक्टिस सेट 21 के लिए कल सॉल्व करेंगे। तो थैंक यू, धन्यवाद।